नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर सभी अभी तैयार होकर गुलेरिया हाउस में नीचे हॉल में आ जाते हैं और हॉल में आने के बाद अलीशा सीधे सीधे ही अब आकाश से पूछते हैं कि वो क्या आपकी उनसे बात हुई, वो आ रहे हैं या नहीं। इस बात पर अब आकाश कहते हैं नहीं, वो बिजी हैं, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ये बात सुनकर अलीशा अपने फ़ोन को राजीव के फ़ोन पर लगा देती है। एक बार तो राजीव ने कॉल नहीं उठाया, लेकिन दूसरी बात उसकी राजीव गुलेरिया से बात होती है और कैसे भी करके अब राजीव गुलेरिया लतिका का नाम आने पर अब खुद वहां पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं वो बस 1 घंटे में ही वहां पर पहुंच रहे हैं, तब तक तुम सब चलो। इधर आकाश ये सब देखकर अब अपने मन में ही सोचता है, मैंने भी तो यही सवाल किया था ना, तो मुझ पर ऐसे भड़कने की क्या जरूरत थी। और अभी आलिशा से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि इनकी जुबान पर ही शहद लगा हो। यहाँ जो हाल आकाश का था वही बाकी के सभी लड़कों का था। और इधर अब आलिशा उनसे कहती है कि वो अभी करण गुलेरिया को लेकर आती है, तब तक वो सभी गाड़ियों में बैठे हैं। ये कहते हुए ही कभी आलिशा करण गुलेरिया के रूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो वहां पर उसके कमरे के बाहर पहुंचती है तो वो उनके रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ देर के बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने करण गुलेरिया बिल्कुल तैयार खड़े थे। उन्होंने पूरी तरह से तैयार होकर ही दरवाजा खोला था। उन्हें देखकर तो अब कभी आलिशा के मुंह से अचानक से ही निकलता है, वाओ आप तो सच में बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। अब कभी आलिशा की ये बात सुनते ही जॉन, जो कि अभी करण गुलेरिया बना हुआ था, तो अब जॉन अब कहते हैं थैंक यू सो मच। और इधर अब कभी आलिशा अब अपनी आंख के कोने से अब थोड़ा सा काजल निकालकर अपनी उंगली से अब उसे करण गुलेरिया के कान के पीछे लगाती है और कहती है, सच में आज आप इतने हैंडसम लग रहे हैं ना कि किसी की आपको नजर ना लगे। सच में कोई आपको बता ही नहीं सकता कि आप सच में अपनी इस एज में पहुंच चुके हैं। वैसे क्या 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 लगाया है आपने। यहाँ पर अब कभी आलिशा करण गुलेरिया को चिढ़ाते हुए ये सब कहती है। इधर कर उसकी ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, कुछ नहीं, अब चलें, वो क्या है ना कि लेट हो रहा है। करण गुलेरिया की इस बात पर अब आलिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो दोनों अभी साथ में ही गुलेरिया हाउस के वो दोनों साथ में ही यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं। इधर मल्होत्रा हाउस में यहाँ अनिका भी अपने रूम में रेडी हो रही थी। आज अनिका ने गरारा पहना हुआ था, और जिसे रोहित ने ही खुद अपने हाथों से डिजाइन करवाया हुआ था। आज अनिका ने अपने बालों को लंबी चोटी बनाकर बांधा हुआ था और यहाँ उसने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। वैसे तो अनिका को मेकअप की कोई भी जरूरत होती ही नहीं थी, लेकिन अपनी शादी के बाद वो सिर्फ रोहित के लिए ही रेडी होना चाहती थी। यहाँ अब अनिका रेडी हो ही रही थी कि तभी अनिका की नजर अब सामने मिरर पर जाती है तो वहां पर रोहित जो कि अभी तक बाथरूम से रेडी होकर बस अनिका को ही देख रहा था, क्योंकि अनिका ने मिरर में देखा कि रोहित बस एक नजर उसे ही देख रहा है। इसलिए अनिका जब रोहित को देखने लगी तब अब रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। और इधर अब रोहित देखता है कि अनिका उसे ही देख रही है तो अब रोहित कहता है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर वालिया के मेरे लिए इतनी अच्छी डिजाइन, मिस्टर वालिया के पास मेरे लिए भी इतनी अच्छी डिजाइन्स हैं। हाँ, सच में मुझे ये नहीं लगा था। अब ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, क्या आपको ये डिजाइन पसंद आया। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, वैसे मैं इस तरह के कपड़े कभी पहनता तो नहीं हूँ अनिका, बट सच में मुझे ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ अनिका रोहित से बात करते हुए ही अब परफ्यूम लगाने लगती है और लगाते हुए ही कहती है, वैसे आज संगीत के बाद आप लड़कों की कोई बैचलर पार्टी तो नहीं है ना मिस्टर मारवा। देखिए, अगर ऐसी कोई पार्टी है तो हमें पहले ही बता दीजिए। ये सुनते ही अब रोहित कहता है,
नो आइडिया ने कहा। देखो अभी तक तो मुझे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका रोहित को घूर घूर कर देखने लगती है और अब वो कहती है, हाँ हाँ मिस्टर मारवा, आइडिया तो आपको तब भी नहीं था ना जब श्वेता और लक्ष्य की एंगेजमेंट के बाद आप सभी क्लब में गए हुए थे। एम आई राइट मिस्टर मारवा? वहाँ पे मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तो अब आप यही बता दीजिए, जब आपको आइडिया ही नहीं था तो आप वहां पर भी कैसे पहुंच गए? अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, यार सच में अनिका, मुझे सच में नहीं पता था। तुम्हारे अपने भाई ने ही तुम्हारे पति का उस समय किडनैप किया था। मुझे उस समय किडनैप कर वहां पर लेकर गया था, और वो भी मेरे ही किसी खास आदमियों के थ्रू। तो अब बताओ अनिका, मुझे कैसे पता होगा और मेरी उसमें गलती क्या है? वैसे एक मिनट, तुम लड़कियों की तो कोई पार्टी नहीं है ना? ये सुनते ही अब अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवा, जिस तरह से आपको अभी के लिए कोई आइडिया नहीं है तो सेम थिंग इज हियर, मुझे भी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, सच बताऊं अनिका, मुझे तो लगा था कि तुमने डिजाइन्स को चेंज करवा दिया है, क्योंकि जैसे तुम उस दिन वहां पर गई थी मेरे कहने पर, मुझे सच में यही लग रहा था कि तुम इन डिजाइन को चेंज करके इन्हें अपनी पसंद का बनवाओगी, बट तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये डिजाइन्स तो सेम बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसे मैंने उन्हें बनाने के लिए बोला था। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका रोहित के थोड़ा सा करीब आती है और वो अब अपने दोनों हाथों को अब रोहित के गले में डालते हुए कहती है, अच्छा मिस्टर मारवा, लेकिन ठीक है, फिर मेरा एक सवाल है, मैं क्यों चेंज कराऊं? हाँ, मुझे तो अपने हस्बैंड की चॉइस सच में बहुत ही अच्छी लगती है, इतनी अच्छी कि मेरी चॉइस के आगे बस उनकी चॉइस सबसे बेस्ट है। ये सुनते ही अब रोहित अनिका के कमर पर अपने हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो अब उसके गालों पर अभी किस करते हुए कहता है, नहीं नहीं अनिका माँ, मेरी चॉइस सबसे बेस्ट नहीं, बल्कि चॉइस तुम्हारी भी कोई कम नहीं है। देखो तुमने मेरे लिए कितना अच्छा ड्रेस डिजाइन करवाया है। और हाँ अनिका, आज संगीत में जाना कैंसिल करें? अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका हैरानी से रोहित को ही देखती है और वो अब कहती है, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मिस्टर मारवा, कंट्रोल योर सेल्फ। मैं बस थोड़ी सी आपके करीब आई नहीं कि आप अपना कंट्रोल ही खो देते हैं, इसलिए अब चुपचाप खड़े होइए और यहाँ से अब चुपचाप चलिए, छोड़िए मुझे एक अच्छे बच्चे की तरह। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, नहीं नहीं अनिका, बिल्कुल भी नहीं, मेरी वाइफ जब इतनी खूबसूरत है तो मैं खुद को उससे प्यार करने से कैसे रोक सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि फिर मैं अपने आप पर कंट्रोल करूँ? और अब ये कहते हुए ही अब रोहित अब अपने होठों को अब अनिका के कानों के पास ले जाता है और कहता है, जरा वो बेड देखो, तुम्हें नहीं लगता कि वो हम दोनों को बुला रहा है अनिका? अब तुम खुद ही देखो, मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है वो अपने हाथों से मुझे बुला रहा है। ये सुनते ही अब अनिका जैसे ही पीछे मुड़कर बेड की तरफ देखती है तो यहाँ रोहित तब तक अनिका के कंधे पर अब किस करता है। तो यहाँ पर अब अनिका रोहित को एक हल्का सा धक्का देती हुई कहती है, सुधर जाइए मिस्टर मारवा, आप चलिए, गेस्ट आने ही वाले होंगे। देखिए मैं हर फंक्शन में हम लोग लेट हो जाते हैं सिर्फ आपकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से, और मैं आज लेट नहीं होना चाहती। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरी वाइफ के पास हर काम के लिए वक्त है ना, बस अपने पति के साथ रोमांस करने का वक्त ही नहीं है। ठीक जा रही हो तुम अनिका, मैं कितने समय से देख रहा हूँ कि हर काम के लिए तुम कैसे ना कैसे वक्त निकाल ही लेती हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आप साथ चल रहे हैं मिस्टर मारवा, या फिर मैं यहाँ रिया को भेजूँ? क्योंकि आपकी हरकतों को देखकर तो अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आप अब यहाँ से चलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो मैं आपकी प्रिंसेस को ही यहाँ भेज देती हूँ, फिर आप जाने और आपकी प्रिंसेस। अनिका की ये बात सुनते ही
अब रोहित कहता है, नहीं नहीं अनिका, रिया को यहाँ पर भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो चलो यहाँ से। इधर अब ये बात होते ही अब अनिका के चेहरे पर एकदम से ही स्माइल आ जाती है कि सच में मिस्टर मारवा अपनी प्रिंसेस के नाराज़ होने से कितने डरते हैं, क्योंकि उन्हें पिछली बार भी एक बार ऐसे हुआ था कि रिया उनसे नाराज़ हो गई थी और उनके लिए रिया को मनाना कितना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए रोहित अब एकदम से अनिका को चलने के लिए कह देते हैं और इधर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे जाने लगते हैं। तो वहीं अब तक मल्होत्रा हाउस में एक एक करके सभी गेस्ट भी वहां पर आने लगते हैं। तो वहीं उनका स्वागत करने के लिए अंजलि मामी और किशन मामा खुद वहां पर एंट्रेंस पर खड़े हुए थे। एक एक करके गेस्ट आते जा रहे थे और वो सभी अभी किशन मामा को भी साथ के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन कहते जा रहे थे। इधर गुलेरिया हाउस से भी गाड़ियाँ यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में आ चुकी थी। तो उसके अंदर से अब एक एक करके सारे के सारे गुलेरिया परिवार के सदस्य अब बारी बारी से गाड़ी से उतरने लग जाते हैं और वो सभी भी अब एंट्रेंस से अंदर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ जैसे ही करण गुलेरिया की बारी आई तो करण गुलेरिया को देखकर तो अब किशन मामा एकदम से ही हैरान हो जाते हैं और अब वो यहाँ पर कहते हैं, आइए आइए, सच में मैंने सोचा नहीं था कि आप संगीत में इतने सुंदर, इतने हैंडसम लगेंगे। यहाँ जॉन भी अब अपने हाथ जोड़कर अब उन्हें ग्रीट करता है। तो यहाँ अब श्रेया अंजलि मामी से कहती है कि आंटी श्वेता कहाँ पर है। अब श्रेया की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, बेटा वो अपने रूम में रेडी हो रही है, तुम सभी जाओ ना, क्या पता उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत हो। अगर उसे किसी भी तरह की तुम लोगों की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प कर देना रेडी होने में। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब लक्ष्मी कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम उसके पास ही जा रहे हैं। ये कहते हुए ही वो सभी अभी अंदर जाने ही वाली थी कि तभी अब अंजलि मामी कहती है, अरे रुको जरा, इन नन्हे शैतानों को तो हमें दे दो। वो क्या है ना कि आप दोनों इन बच्चों के साथ कैसे ही एंजॉय कर पाओगे, इसलिए तुम सभी आराम करो, वहाँ पर जाओ और इन्हें हम संभालते हैं। यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, इट्स ओके आंटी, हम संभाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपको भी कितना सारा काम है। श्रेया की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, मुझे पता है तुम सभी संभाल लोगी बेटा, मुझे अच्छी तरह से पता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगेगा अगर तुम इन्हें कुछ समय के लिए हमें दे दोगी तो। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, ठीक है फिर, अब अगर आप इन्हें अपनी इच्छा से ही लेना चाहती हैं तो फिर उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो आपको इसलिए मना कर रहे थे कि आप खुद बहुत ही बिजी चल रही हैं, आपको न जाने कितने ही काम है, कितने ही दिनों से आपने आराम भी नहीं किया होगा, बस इसलिए हम आपको मना कर रहे थे। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, भला हम इनको संभाल सकते हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पर छोड़कर तुम सब लोग जाओ। वो वहाँ पर श्वेता शायद तुम्हारा इंतजार कर रही हो। अब अंजलि मामी की ये बातें सुनने के बाद यहाँ पर गुलेरिया हाउस से आई हुई सारी ही औरतें अब अंदर की तरफ चली जाती है। तो वहीं यहाँ पर अब मयूर गुलेरिया आकाश से कहता है, भाई वो लक्ष्य यहाँ पर आएगा ना। अब मयूर की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहते हैं, हाँ मेरी उनसे बात हुई है, वो बस यहाँ पर पहुँचते ही होंगे। अब उसकी ये बात सुनते ही यहाँ पर ओमकार कहता है, लेकिन ये सनी कहाँ पर रह गया है, वो अब तक आ गया होगा या अभी उसे समय लग रहा है। अब उसकी इस बात पर अब सिद्धार्थ कहता है, आओ अंदर चलकर बैठते हैं, एक बार अंदर चलकर देखो कि क्या पता वो आ गया हो, और अगर सनी अभी तक नहीं आया है तो ओमकार ऐसा करो, तुम उसे कॉल कर लो। अब सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही ओमकार कहता है, ठीक है भैया। और यहाँ पर अब सभी अब गार्डन में जो स्टेज सजा हुआ था उसके सामने ही जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही ये सभी अब यहाँ पर बैठते हैं तो वहीं अब मारवा हाउस की भी गाड़ी अब वहाँ पर आ जाती है। तो उसके जैसे ही यहाँ पर मारवा हाउस के गेट पर अब गाड़ी आकर रुकती है तो उसके अंदर से अब दादी माँ निकल रही थी। दादी माँ के निकलने के बाद उनके साथ लीला बाहर आती है। तो वहीं भूमिका के मम्मी पापा और सनी के मम्मी पापा भी बाहर आते हैं और उनके साथ यहाँ पर सनी भी था। अब
उन सबको एक साथ देखकर अब अंजलि मामी और किशन मामा सब उन्हें ग्रीट करते हैं और साथ के साथ कहते हैं, आइए स्वागत है आपका, अंदर आइए। अब उनकी ये बात सुनते ही सुहासिनी मारवा कहती है, किशन बेटा तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुबारक हो। दादी माँ की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, थैंक यू आंटी जी। वैसे आज इनकी बेटी के साथ साथ इनकी बहन की शादी का भी फंक्शन है। अब अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, हाँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। और ये बात कहते हुए सुहासिनी मारवा अब थोड़ा सा अपने मुंह को चिढ़ाती हो और अब वो कहती है, हर एक चीज का एक वक्त होता है, हर चीज जब उसके वक्त पर ही हो वो चीज बस तभी ही अच्छी लगती है। और वैसे भी आपकी बहन की शादी की उम्र तो निकल चुकी है, तो मुझे तो ये कोई लॉजिक नहीं लगता है कि वो इस उम्र में शादी करे। इधर सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब जो कि नानी माँ भी वहीं पर ही थी, अब नानी माँ को गुस्सा तो जरूर आता है, लेकिन अब नानी माँ बड़ी ही पोलाइटली कहती है, हमारी जिंदगी में अच्छा बुरा जो भी होता है वो हमारी उम्र देखकर तो नहीं होता है ना, तो हम अपनी खुशियों का स्वागत जब चाहें तब कर सकते हैं। जिस समय मेरी बेटी की शादी की उम्र थी उस समय वो हमारा समय ठीक नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी खुशियों को मनाना भूल जाएं। और वैसे भी मेरी मानिए तो आप भी अपने बेटे धनंजय की शादी आयशा से करवा ही दीजिए, क्योंकि उनके साथ भी वो समय बिल्कुल भी सही नहीं था। एक बार ये काम करके तो देखिए। और वैसे भी इसमें गलत क्या है, क्योंकि जब इन लोगों की शादी की उम्र थी तब इनके साथ कुछ हादसे ऐसे हो गए कि ये एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब इतने सालों के बाद एक दूसरे से मिले हैं तो तब उस काम को ना किया जाए, क्योंकि समाज बस कुछ बातें ही बनाना जानता है, लेकिन खुशियाँ तो हमें अपने अपनों को देखकर मनानी चाहिए ना, जब हमारे अपने खुश होते हैं। ये सुनते ही अब सुहासिनी मारवा अब नानी माँ को घूर घूर कर देखने लगती हैं, क्योंकि जब नानी माँ ने धनंजय और आयशा का नाम लिया तो मानो सुहासिनी मारवा के तन बदन में आग सी लग गई हो। और वो अब कहती है, मैं आप जैसी मॉडर्न बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये कहते हुए ही वो बंदर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं यहाँ पर अब सुधीर मारवा कहते हैं, वो सॉरी, वो चाची जी की तरफ से मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। वो क्या है ना कि वो पुराने ख्यालों की है ना, तो बस इसीलिए ही वो ये सब बोल गई। वो भी स्वाति और करण के बारे में। और यहाँ पर ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, इट्स ओके, हमें बुरा नहीं लगा, वैसे भी आप अंदर आइए ना। यहाँ पर अब मल्होत्रा हाउस के सभी लोग भी अब आ जाते हैं। ये देखकर अब अंजलि मामी कहती हैं, अब तक लक्ष्य जी और उनकी माँ क्यों नहीं आई हैं किशन। ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, अरे अंजलि तुम चिंता मत करो ना, पता नहीं क्यों छोटी छोटी बात को लेकर तुम चिंता करने लग जाती हो। अरे वो बस अभी आते ही होंगे, बस तुम थोड़ा सा सब्र करो। या उन्होंने ये अंजलि को कहा ही था कि तभी अब वहाँ पर पारासर हाउस की भी गाड़ी आ जाती है। और यहाँ पर पारासर हाउस से आदित्य पारासर के साथ मुक्ता भी वहाँ पर आ जाती है। और उनके पीछे यहाँ पर रायचंद हाउस से भी सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पर अब ऑलमोस्ट सभी आ चुके थे, बस इंतजार था लक्ष्य और उसकी माँ का, क्योंकि अब तक लक्ष्य और उसकी माँ यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। इधर कुछ ही देर में वो दोनों भी जब वहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर अब मल्होत्रा हाउस में अब तक सभी गेस्ट मौजूद थे, जिन्हें भी मल्होत्रा हाउस ने इनवाइट किया था। ऑलमोस्ट वो सभी आ गए थे और वो सभी अब यहाँ पर आने के बाद अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर अब किशन मामा कहते हैं, अंजलि अंदर जाओ और हाँ जाकर स्वाति और श्वेता दोनों को ही लेकर आ जाओ, देखो वो दोनों अब तक तैयार हो गई होंगी। किशन की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, जी मैं बस अभी लेकर आती हूँ। और ये कहते हुए ही अब अंजलि मल्होत्रा अंदर की तरफ जाने लगती हैं। और वहाँ जाते ही वो अभी श्वेता और स्वाति दोनों को आवाज लगाते हुए ही कहती है, अरे स्वाति, अरे अब आ भी जाओ। श्वेता तुम भी कहाँ रह गई बेटा, अब देखो संगीत शुरू होने वाला है, इसलिए अब तुम दोनों आ जाओ। अब इधर जैसे ही ये आवाज अब भूमिका के कानों में पड़ी तो भूमिका अब वहाँ पर कमरे से ही कहती है, बस 2 मिनट। या अंजलि मामी अब उसकी आवाज को सुनकर कहती है, आज संगीत है इसलिए इन्हें इतना वक्त लग रहा है, तो पता नहीं कि इन्हें आगे कितना वक्त लगेगा।
क्योंकि आगे आगे तो और भी कितने फंक्शन हैं। यहाँ अंजलि मामी ये सोच ही रही थी कि तभी उनके सामने एक सेंटर टेबल पर फूलों की थाली रखी हुई थी। ये देखकर अब अंजलि मामी कहती है, इसे तो इस थाली को तो बाहर होना चाहिए था ना, ये यहाँ पर अंदर क्या कर रही है। और ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब उस थाली को उठाकर उसे बाहर की तरफ ही लेकर जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र अब एंट्रेंस से आ रहे एक शख्स पर जाती है जिसकी उम्र लगभग करण गुलेरिया के जितनी ही थी और हाइट भी उसकी ऑलमोस्ट 6 फीट की ही थी। कम्प्लेक्शन डस्की था और पर्सनैलिटी एक्टिव थी। उन्हें देखकर अब अंजलि माँ भी बस एंट्रेंस की तरफ ही जाने लगती है। तो इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ जाने के बाद वो कहती है, जी कहिए, आप यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हैं। और सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब वो शख्स कहता है कि जी मैं अरुण कोटी भास्कर हूँ। ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको नहीं जानती हूँ, इवन मैंने ये नाम भी पहली बार सुना है। शायद मेरे हस्बैंड आपको जानते होंगे, मैं बस उन्हें अभी बुलाती हूँ। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अरुण कहता है, अरे नहीं, मैं यहाँ पर अपने बेटे से मिलने के लिए आया हूँ। वो क्या है ना कि मेरे बेटे का नाम निखिल कोटी भास्कर है। यहाँ निखिल का नाम सुनते ही अब अंजलि मामी एकदम से ही पहचान जाती है कि ये उनके पिता हैं। इसलिए अब वो कहती है, ओ तो आप निखिल के पापा हैं। जी माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको सच में पहचाना नहीं। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही यहाँ पर अरुण भी कहते हैं, आप मुझे भला कैसे पहचानेंगी, आप तो मुझे जानती भी नहीं है। वैसे क्या मैं गलत टाइम पर आया हूँ क्या। अब ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, अरे नहीं, इनफैक्ट आप तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं। वो क्या है ना कि आज मेरी बेटी और मेरी सिस्टर इन लोग का संगीत फंक्शन है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम आपका इस संगीत में। ये सुनते ही अब अरुण कहते हैं, अरे जी नहीं, आप बस यहाँ पर एक बार निखिल को बुला दीजिए। मैं आपकी फैमिली फंक्शन में नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो देखो आप लोगों को ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ और ना ही आप लोग मुझे। ये सुनते ही अंजलि मामी कहती हैं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं क्या हमें मना करके। यहाँ अंजलि ने ये कहा ही था कि तभी उसके कानों में अब एक जानी पहचानी सी आवाज़ आती है कि कौन तुम्हें शर्मिंदा कर रहा है। ये सुनते ही जैसे ही अंजलि मामी जब उस दिशा की तरफ देखती है तो सामने रेखा मूर्ति खड़ी थी और रेखा मूर्ति के साथ वहां पर उसके कुछ स्टाफ भी थे जिनके हाथों में यहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट थे। उन्हें देखकर अब अंजलि मामी कहती है, थैंक यू सो मच रेखा यहाँ पर आने के लिए। अब ये सुनते ही अब रेखा मूर्ति कहती है, मुझे तो यहाँ पर आना ही था और किसी के लिए ना सही, लेकिन रिया के लिए तो जरूर। इधर उसकी ये बात सुनते ही अंजलि मामी को थोड़ा अजीब तो लगता है कि रेखा मूर्ति रिया के लिए यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर संगीत और शादी ये सब तो स्वाति और श्वेता की है ना, तो वो रिया का नाम क्यों ले रही है। यहाँ अब जैसे ही अंजलि मामी के चेहरे को अब रेखा मूर्ति देखती है तो अब रेखा मूर्ति बात को संभालते हुए कहती है, वो रिया नाराज हो जाती ना, तो बस इसीलिए ही, क्योंकि रिया ने बड़े ही प्यार से मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। वैसे स्वाति दीदी कहाँ पर हैं। अब रेखा की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, अंदर आओ, वो बस आती ही होंगी। ये सुनते ही अब रेखा मौसी अंदर आ जाती हैं और उनकी नज़र बस अब यहाँ पर रिया को ही ढूंढ रही थी, मानो वो यहाँ पर रिया से ही मिलने के लिए आई हो। यहाँ एक नज़र इस पार्टी में रेखा मूर्ति पर ही थी जो उनके हर एक मुंह पर अपनी नज़र बनाए हुए था कि आखिर वो क्या करती है। यहाँ पर रेखा मूर्ति के अंदर जाने के बाद अब अंजलि मामी अब वहाँ पर निखिल के पापा से कहती है, आप प्लीज़ अंदर आइए। अब अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही वो शख्स अब अंदर आ जाता है। तो वहीं अब अंजलि मामी अंदर जाने ही वाली थी कि तब एंट्रेंस पर अब कैलाश अधिकारी और राजीव गुलेरिया ये दोनों भी आ जाते हैं। जैसे ही राजीव यहाँ पर एंट्रेंस पर पहुंचता है तो राजीव को देखकर तो अंजलि मामी कहती है, अंदर आइए। ये सुनते ही कैलाश अधिकारी कहते हैं, जी थैंक यू सो मच, और हाँ हम माफ़ी चाहते हैं कि हम आने में लेट हो गए। अब कैलाश की बातें सुनते ही अंजलि मामी कहती है, अरे आपको ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अब क्योंकि मेहमान बस अभी तक आ ही रहे हैं। यहाँ राजीव जैसे ही अंदर आता है तो उसकी नज़र अब वहाँ पर एक शख्स पर जाती है और उसके ऊपर जाकर
रुक जाती है तो उसे अब यही लगता है कि इसे बॉडी पर्सनैलिटी को तो राजीव जानता तो है, लेकिन पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर आखिर ये कौन है। यहाँ पर राजीव अब अपने कदमों को अब आगे की तरफ बढ़ा देता है और साथ के साथ वो अब कैलाश अधिकारी से कहते हैं कि फ्रांस में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आलिशा को बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मैंने धनंजय को उस फार्मेसी का एड्रेस दे दिया है जहाँ वो फेक मेडिसिन बनी होगी। एक बार बस धनंजय को वहाँ पर कोई ना कोई सबूत मिल जाए तो वो फ्रांस की प्रजा को यकीन दिला सकते हैं कि वो मेडिसिन वहाँ से चेंज की गई है। खास वहाँ पर स्वाति भी तो गई, काश वहाँ पर स्वाति भी गई होती ना, तो धनंजय की इसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती, क्योंकि स्वाति को तो खुद इन सब चीज़ों के बारे में कितना ही पता है। ये सुनते ही अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपको धनंजय पीरामल के बारे में कुछ पता नहीं है, वो सब कुछ संभाल सकते हैं। ये सुनते ही अब राजीव कहता है, वो तो मुझे भी अच्छी तरह से पता है, लेकिन धनंजय के पास ज़्यादा वक्त नहीं है और उसे जो प्रूफ चाहिए उसके लिए उसे स्वाति आने का दोनों में से किसी एक की मदद की तो ज़रूरत है ही। लेकिन वो क्या है ना कि यहाँ पर ऐसे समय में अब इन दोनों का जाना पॉसिबल भी तो नहीं है। यहाँ राजीव को अब इतना परेशान देखकर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, मैं और आप फ्रांस चलें, क्योंकि हो ना हो क्या पता हम दोनों ही उनकी कोई मदद कर सकें। क्योंकि देखिए आप भी तो एक साइंटिस्ट है ना, और आप अच्छी तरह से ये प्रूव भी कर पाएंगे। कैलाश की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, हम आज रात को ही यहाँ से फ्रांस के लिए निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे अनिका को कुछ बताना है। ये कहते हुए ही राजीव की नज़र अब यहाँ पर बस पार्टी में इस संगीत में अनिका को ही ढूंढने लगती है कि तभी अब मल्होत्रा हाउस के अंदर से अब स्वाति मल्होत्रा और श्वेता ये दोनों ही अभी घर से बाहर की तरफ आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर बाहर स्टेज सजाया हुआ था। यानी जो कि स्वाति मल्होत्रा बनी हुई थी, उसने यहाँ पर लहंगा पहना हुआ था जिसका कलर स्काई ब्लू कलर का था, तो वहीं श्वेता के लहंगे का कलर पर्पल था। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर सबसे आगे जहाँ पर लक्ष्य और करण गुलेरिया बैठे हुए थे वहाँ पर पहुँचती हैं, तो वो दोनों भी अब उनके बगल में आकर बैठ जाती हैं। या अब एनी जॉन से कहती है, मुझे बॉस का मैसेज आया था, वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ रही हैं। ये सुनते ही अब जॉन कहता है, वो जिस काम के लिए गई थी एनी, क्या वो काम हो गया है? जॉन की इस बात पर अब एनी कहती है, उन्होंने कहा है कि अभी सब कुछ वहाँ पर स्टेबल है, वो बस 2 से 3 घंटों में यहाँ पर आ जाएंगी। एनी की ये बात सुनते ही अब जॉन कहता है कि फिर ठीक है, लेकिन फिर प्लान क्या है? इस बात पर अब एनी कहती है, अभी तो यही है, ये सब ही हमें एंजॉय करना है, क्योंकि जब तक बॉस यहाँ पर नहीं आती तब तक तो हमें ये कंटिन्यू करना ही है। या एनी और जॉन को इस तरह से बातें करते हुए देखकर अब सुहासिनी मारवा को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था कि आखिर वो दोनों कह क्या रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी, और इसलिए वो यही सोच रही थी कि आखिर ऐसी भी क्या बातें हो रही हैं इन दोनों के बीच में। अरे हद होती है बेशर्मी की भी। एक तो वो इस उम्र में शादी कर रहे हैं और ऊपर से देखो इन दोनों को शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही है। यहाँ सुहासिनी मारवा अब इधर उधर रोहित को ही ढूंढने लगी हुई थी कि आखिर रोहित कहाँ पर है। तो वहीं रोहित तो वहाँ पर अपने बॉयज़ ग्रुप के साथ खड़ा था कि तभी वहाँ पर अब अब्दुल आ जाता है, और अब्दुल आकर अब वहाँ पर कहता है, सर 1 मिनट प्लीज़ इधर आइए, क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और इधर जैसे ही अब्दुल ने ये कहा तो ये सुनते ही अब रोहित भी कहता है, क्या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अब्दुल? अब रोहित की इस बात पर अब अब्दुल हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो यहाँ पर रोहित भी अब समझ जाता है कि ज़रूर अब्दुल को उससे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, इसलिए रोहित अब यहाँ पर सभी को एक्सक्यूज़ मी कहता है और वो अब्दुल के साथ अब दूसरी तरफ जाने लगता है। यहाँ रोहित अब अब्दुल के साथ सीधा बाहर ही आ गया था, और वो अब वहाँ पर आने के बाद अब जब वो देखता है कि यहाँ पर अब कोई भी नहीं है तो वो पूछता है, क्या हुआ है अब्दुल? अब ये सुनते ही अब्दुल कहता है, सर एक गुड न्यूज़ है, या मैं यूँ कहूँ कि एक चमत्कार हो गया है। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कहते हैं, कम टू द पॉइंट अब्दुल, क्या हुआ है? ये सुनते ही अब अब्दुल कहता है, सर फ्रांस की सिचुएशन जो कि इतनी ख़राब थी जिसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो
वो कैसे ठीक हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ की सिचुएशन अब स्टेबल है, पता नहीं कैसे, लेकिन अब वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ शांत हो गया है। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, आर यू श्योर अब्दुल, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि वहाँ पर सब कुछ ठीक हुआ है? ये सुनते ही अब्दुल कहता है, हाँ सर, अभी के लिए तो सब कुछ ठीक है। कोई साइंटिस्ट है, उसका फेस रिवील नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, वो एक लेडी है और उन्होंने ही फेक मेडिसिन और रियल मेडिसिन के बीच में फ़र्क बताया है। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित अपने मन में ही सोचता है कि कहीं कहीं वो साइंटिस्ट स्वाति माँ तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सब किया कैसे।